हाँ देखो बेटा, बार मैग्नेट के बारे में इस तीन पार्ट है इसमें भी। ये आपका जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है एडवांस के लिए नहीं है, केवल मेंस में आता है ये। ठीक है ना। एडवांस में ये सब चीजें नहीं है जो अपन पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर मेंस है पूरा। जो तीन पार्ट पढ़ेंगे हम, इसके तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहले बार मैग्नेट है, ठीक है। दूसरा आपका अर्थ मैग्नेटिज्म है, और तीसरा आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो बार मैग्नेट क्या होती है, देखो अगर मान लो ये बार मैग्नेट होती है, ये हम बचपन से इसी तरह की मैग्नेट पढ़ते हैं कि अगर इसको आयरन पार्टिकल्स में इस मैग्नेट को आप रख दोगे, तो जो आयरन पार्टिकल स्टिक करेंगे वो कॉर्नर्स पे सबसे ज्यादा स्टिक करेंगे। ठीक है ना। उनकी जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, कॉर्नर्स पर होगी। आयरन पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होगी, ठीक है ना। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव पावर है बार मैग्नेट की, वो कहाँ पर होती है, उसके कॉर्नर्स पर होती है। और एक्चुअल में वो एकदम कॉर्नर पे भी नहीं होती, उससे पहले तक होती है कॉर्नर्स। ठीक है ना। तो दोनों कॉर्नर के थोड़े अंदर से इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, जिनको हम पोल्स बोलते हैं। एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। और बीच की जो डिस्टेंस होती है दोनों पोल्स के, वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है। ठीक है। तो हमारे लिए जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी भी हम बार मैग्नेट को हैंडल करेंगे तो हमेशा एज ए एम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे बेटा उसको। ठीक है ना। बार मैग्नेट हमारे लिए जस्ट एक एम वेक्टर है। कहीं फील्ड निकालना होगा तब भी एम वेक्टर मान के, जो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो फार्मूले होते हैं सारे उसी तरह से वैलिड हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट जैसे लिखना है, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, एम इंटू एल। ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में लिखते थे अपन, एक होता था माइनस क्यू चार्ज, एक होता था स्मॉल क्यू, और बीच की लेंथ उसकी एल होती है। तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या लिखते हो, क्यू इंटू एल लिखते हो। तो उसी तरह आपका जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वो कैसे लिखा जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। तो ये एम क्या कहलाता है, आपकी पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है ना। अगर आप किसी तरह आपको एम वेक्टर निकाल लिया, तो हो सकता है आपसे पोल स्ट्रेंथ पूछ ले, मैग्नेटिक लेंथ गिवन होगी आपको उस केस में, तो आप पोल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है। यूनिट की पूछे तो आपको एम की यूनिट पता होती है, एम की ये आई इंटू ए है ना, तो वहां से आप हमेशा लिख सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो पोल स्ट्रेंथ की भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट आप आई इंटू ए वाला फार्मूले से याद रखिए, कि कोई करंट कैरिंग लूप के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एम वेक्टर डिफाइन होता है, उससे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है। तो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट इश्यू आता है, इसको कट करना, बार मैग्नेट को। तो बार मैग्नेट के आप टुकड़े कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक केस में मान लो आपने क्रॉस सेक्शनल चेंज नहीं किया उसका। ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन अगर चेंज नहीं होता है बार मैग्नेट का, ये आपकी बार मैग्नेट थी, आपने इसके टुकड़े किए, इधर ऐसे करे, यहाँ से काट काट के इस तरह के टुकड़े किए। ठीक है ना। तो एक बात तो ये समझ लीजिए, आप मैग्नेट के जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसके कितने भी टुकड़े कर दीजिए, ठीक है ना, हमेशा उसमें दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना। सिंगल पोल्स, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं बेटा कभी। आप एक मैग्नेट के कितने भी टुकड़े करो, हमेशा उसमें क्या होंगे, उसमें आपके दोनों पोल्स होंगे। ठीक है ना। उन पोल्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, पोल्स दोनों होंगे। अब उन पोल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, जिसको पोल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। हाँ, तो जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी क्रॉस आप काट किस तरह से रहे हो। मान लो आपने क्रॉस सेक्शन उसका सेम रखा है, तो जितने भी टुकड़े मिलने वाले हैं बार मैग्नेट के, सबकी पोल स्ट्रेंथ सेम रहने वाली है। ठीक है ना। अगर आपने लेंथ के परपेंडिकुलर एरिया और क्रॉस सेक्शन मेंटेन रखते हुए कट किया है, तो जितने भी टुकड़े मिलेंगे सबकी पोल स्ट्रेंथ वही रहने वाली है। ठीक है ना। तो क्रॉस सेक्शनल सेम रखते हुए अगर कट करोगे तो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी। ठीक है। जैसे कि आपने इस तरह से कट किया है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से इसको कट किया, दो टुकड़े कर दिए, तो जो दोनों मैग्नेट बन गए उनके आपको एम वेक्टर लिखने हैं। तो लिख लो, आपने यहाँ पे कट किया तो पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं होगी, जितने टुकड़े करोगे क्रॉस सेक्शन सेम रखते हुए,
तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी कितने भी कर लो, बस लेंथ चेंज हो गई, दोनों पोल्स की बीच से काटा तो L/2 हो गई, तो इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब कितना हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू L/2। ठीक है, तो ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था पोल स्ट्रेंथ इंटू एल, तो अब कितना आ गया, लेंथ आधी करने पर आधा आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से कट कर देते, मान लो इस तरीके से, ठीक है ना, तो इस तरीके से कट कर दोगे तो क्रॉस सेक्शन मान लो आधा कर दिया, तो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जब आपने यहाँ से कट किया तो हाफ क्रॉस सेक्शन हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ भी टुकड़ों की आधी होगी। ठीक है ना, तो स्टिल आपका लेंथ वही रहेगी इस केस में, तो अब जो टुकड़ा बन रहा है हर टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट फिर से आधा हो जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको बेसिक ध्यान ये रखना है कि क्रॉस सेक्शनल अगर चेंज नहीं होता तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती है, और जो पोल स्ट्रेंथ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई। ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए। इसके बाद बार मैग्नेट्स के, देखो आप इस तरह की चीजें आ सकती हैं इसमें, एक तो नेट एम वेक्टर निकालना, दो मैग्नेट रखे हुए हैं, नेट एम वेक्टर बताओ। ठीक है, तो बिल्कुल वेक्टर सम की तरह निकलेगा कि आप दोनों मैग्नेट्स का इंडिविजुअल का लिख लो। ठीक है ना, दोनों मैग्नेट्स का इंडिविजुअल का एम वेक्टर लिख लो और उनको वेक्टर सम कर दो उनका, तो आपका पूरा नेट एम वेक्टर निकल के आ जाए। ठीक है ना, तो आपका नेट एम वेक्टर निकल के आ जाए। तो यहाँ देखो आप, कंपैरिजन ऑफ एम वेक्टर विद पी वेक्टर, तो फार्मूले देखो किस तरह से सिमिलर होते हैं बेटा, जैसे एक्सिस पर देखना है आपको मैग्नेट की, मैग्नेट की एक्सिस पर कितना फील्ड होगा, जैसे उसका देख दो, मतलब ये एम वेक्टर है, आपको इसकी किसी एक्स डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कैसे लिखोगे, 2kp/x³ लिखोगे। सारे फार्मूले हैं, आपको नोट्स में और भी अच्छी तरह लिखे मिल जाएंगे एकदम। ठीक है ना, तो नोट्स के भी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो सब करने हैं आपको, ये नोट्स कंप्लीट है इनके अच्छी तरह लिखे हुए एकदम। ठीक है ना, बार मैग्नेट के, अर्थ मैग्नेटिज्म के और मटेरियल्स के, तो सारे फार्मूले रहेंगे। जैसे मैंने आपको ये भी बताया हुआ, डाइपोल डाइपोल के बीच फोर्स कितना लगता है, तो ऐसे ही दो मैग्नेट रखी हुई है उनके बीच फोर्स कितना लगेगा, देखो सारे लग रहे हैं, टॉर्क का भी लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का भी लगता है, और जनरल पॉइंट पर भी सब आप कंपेयर करके लिख सकते हो, बिल्कुल अलग से याद थोड़ी नहीं करोगे। डाइपोल का याद है ना, जनरल पॉइंट पे भी याद है आपको, KP/r³ √3 cos² थीटा प्लस, इसमें भी वही रहेगा, के की जगह क्या आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई आ जाएगा, और पी की जगह कितना आ जाएगा, ध्यान रखो के की जगह कहीं आप म्यू नॉट कर दो, केवल के की जगह म्यू 0/4 पाई। ठीक है, और जो डाइपोल मोमेंट है पी, उसकी जगह एम आ जाएगा, और सारे फार्मूले वैलिड रहेंगे, तो आपसे इस तरीके से दो मैग्नेट्स का अट्रैक्शन कितना लग रहा है और ऐसे रखने पर रिपल्जन कितना लग रहा है, तो भी वही फार्मूला है। वहाँ आपको याद है दो डाइपोल का 6kp1p2/r4, तो इसमें तो कॉमन हो गया, अब इसमें आ सकता है कि बताओ ऐसे मैग्नेट रखी हुई है, फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है ना, जबकि आपको ऐसे करेगा, कंप्लीट मैग्नेट था, दो टुकड़े करके उनको इतनी डिस्टेंस पर रख दिया, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स निकालो, तो टुकड़े करने पर आपको दोनों के एम वेक्टर्स निकालने होंगे पहले, और फिर ये आप एक ही एक्सिस पर रखा है या पैरेलल रखा है उसके अकॉर्डिंगली इससे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा। बार मैग्नेट हमारे लिए क्या है, जस्ट लाइक एम वेक्टर है। ठीक है, बाकी भी क्वेश्चन है तीन चार इसमें, वो सब कर लेंगे आप नोट से एकदम। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं सब बता रहा हूँ यहाँ, बट वो क्वेश्चंस आप करेंगे। ठीक है, फिर आता है देखो ये वाला केस, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट के नाम पे आता है क्वेश्चन, वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, तो इस नाम से आपको घबराना नहीं है, ये जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैग्नेट को ऑसिलेट करने के लिए यूनिफॉर्म फील्ड प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, ये क्या है, जस्ट एक आपका एक अरेंजमेंट है या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो कि आपकी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को ऑसिलेट करने के लिए यूनिफॉर्म फील्ड प्रोवाइड करता है। और फिर हमको पता है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की SHM होती थी यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही बार मैग्नेट की भी SHM होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपका ये एम वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है,
तो मान लो इनके बीच एंगल थीटा, आपने वैसे ही कैसे निकालते हो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पहले ऐसे रखा हुआ था, फिर डिस्टर्ब्ड स्टेट पर रख दिया आपने, डिस्टर्ब्ड स्टेट पर टाउ लिख दिया। तो देखिए दिक्कत तो नहीं है किसी को। ये एम वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो आपका ये कितना आ गया, एम बी साइन थीटा आ गया। बताइए, यहाँ पर ये कितना आ गया, एम बी साइन थीटा आ गया। और फिर उसको आपने टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा रख दिया, तो बिल्कुल आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, एल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रहना चाहिए आपको ये फार्मूला। ठीक है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसके हमेशा जेई मेंस में। तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। यहाँ पर आई क्या है, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो बस वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर से कंफ्यूज ना हो, बाकी सब सिंपल है, बिल्कुल जैसे वहां पर होता था उसी तरह से, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बार मैग्नेट को एज ए वो ट्रीट कर सकते हैं आप, सोलेनोइड को भी बार मैग्नेट ट्रीट कर सकते हैं। बोर्ड वालों के प्रूफ आता है कि प्रूफ दैट एन इनफाइनाइट सोलेनोइड कैन बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। तो जब सोलेनोइड से आप बहुत दूर जा रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा। ठीक है ना, सोलेनोइड से अगर बहुत दूर जा रहे हैं आप, मान लो ये सोलेनोइड है आपकी, तो एक सोलेनोइड की आप एम वेक्टर लिख सकते हो, कल ही तो कराया अपन ने, वैसे सोलेनोइड का एम वेक्टर लिखने में दिक्कत तो नहीं। आपसे इस तरह से पूछ ले कि बहुत दूर बना के पॉइंट पूछ ले इस तरह, बहुत दूर है पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर, आई करंट चल रही है। ठीक है, और एल लेंथ की सोलेनोइड है, नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है, तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं क्या अपन। ठीक है ना, ये मैंने प्रूव कर रखा है वैसे, लेकिन बोर्ड वालों के पूछते हैं कि वही रिंग लेके और आप एक्स डिस्टेंस पर एक रिंग के कारण लिख के इंटीग्रेट करोगे, जैसे फाइनाइट सोलेनोइड में करा था, वही प्रोसेस रहेगी। तो उसमें आप जब एक्स को बहुत ज़्यादा पुट करोगे इस रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक है ना, तो अपने आप आपका एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, यही होता है ना, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, तो यही निकल के आया। यहाँ पर आप एम वेक्टर क्या लिखोगे, वही एक टर्न्स का कितना होता है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू एल, बस यही हो जाएगा। ठीक है, तो सोलेनोइड से बहुत दूर अगर फील्ड पूछता है तो एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेटली जब आप उस पर लगाओगे अप्रोक्सीमेशंस की, एक्स बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप यही निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका गॉस लॉ क्या होता है मैग्नेटिज्म के लिए, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कोई पूछ ले, तो मैंने बोला आपको मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं कभी भी, तो आप जैसे उसमें लगाते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वहां पर क्यू इन आ जाता है, तो क्यू सिंगल पॉइंट चार्ज भी होता है, तो इसलिए वो जीरो नहीं होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। बट मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है ना, मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है, आप केवल साउथ पोल किसी गॉसियन सरफेस में इंक्लूड नहीं कर सकते, हमेशा साउथ नॉर्थ साथ में आएगा। ठीक है ना, तो उस वजह से वो एक तरह से हो गया नेट चार्ज जीरो की तरह हो गया, कि अंदर मोनोपोल्स नहीं है, तो इसलिए आप किसी भी क्लोज सरफेस पर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का जो इंटीग्रेशन है वो हमेशा क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। किसी भी सरफेस पे ऊपर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए अब किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पर ये जो मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन बताया, इस पे एक बार पूछा गया था, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनाइड देख लीजिए एक बार। ये 25 सेंटीमीटर